हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कशन करेंगे 15 जून 2020 दैनिक जागरण। तो डियर फ्रेंड्स, सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। राहें कहाँ बदलती है किसी के वास्ते, राहें कहाँ बदलती है किसी के वास्ते, तुम खुद को ही बदल सको तो चलो। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं 15 जून 2020 दैनिक जागरण। आज के दिन कौन कौन सी न्यूज है दैनिक जागरण में जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले डियर फ्रेंड्स, यहां पर फर्स्ट न्यूज है कि दिल्ली में हमने कल भी डिस्कशन किया था कि दिल्ली में क्या थे कि जो 8,000 केसेज होते थे, पहले 8,000 केसेज का क्या होता था, 8,000 टेस्टिंग होती थी, उसकी जगह 5,000 कर दी थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने वापस कहा है, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर ये कहा है कि अब हम दिल्ली में 2 दिन में दुगनी होगी कोरोना की जांच। तो जो पहले 8,000 हो रही थी, अब उसकी जगह 16,000 गवर्नमेंट कोरोना की जांचें करेगी। तो कुल मिलाकर अब ये अच्छा डिसीजन है। तो बस इतना सा यहाँ याद रखना है, बाकी हमको ज्यादा याद नहीं रखना है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में जो केस है वो लगातार 2 दिन से 2,000 से ज्यादा आ रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है कि तेजी से राजधानी में केसेज बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला विषय है। तो आगे हम चलते हैं, आगे जो हम न्यूज का डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर अगर आगे हमारे लिए कोई न्यूज इंपॉर्टेंट है तो उसको देखते हैं। देश के सम्मान से किसी भी शर्त पर समझौता नहीं, ये चाइना वाला पूरा पॉइंट है, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे। कई दिनों से, बहुत दिनों से हम चाइना एंड इंडिया का पूरा जो प्रॉब्लम है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आज कोई नया बंदा देख रहा हो, मीन्स नए कोई स्टूडेंट्स हैं जो देखना चाह रहे हो, तो पिछले 2-3 दिन के किसी भी एडिटोरियल को जाकर देख सकते हो। वहां पर चाइना एंड इंडिया का जो न्यूज है उसको मैंने काफी अच्छे से समझाया है। एक हम सभी के लिए सैड न्यूज है कि बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने की आत्महत्या। मीन्स डियर फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग जब उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हर किसी, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिप्रेशन हो, उसका हमारे पास सॉल्यूशन रहता है। लेकिन जो एक पर्टिकुलर फेज रहती है डिप्रेशन की, उस फेज में से हमको निकलना रहता है। उस फेज में कई तरह के दिमाग में तरीके आते हैं कि हम ये कर ले, वो कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनसे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं कि वो मैं लास्ट में आज आपको बताऊंगा। पूरा लास्ट तक आप देखना कि कैसे हम इन बातों से बच सकते हैं, कैसे हम डिप्रेशन से बच सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहले हम न्यूज़पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का हम वो देख लेते हैं केवल कि उन्होंने क्या कहा है, ताकि युवाओं को इससे थोड़ी सी सीख मिले। क्या कहा है कि एक बेहतरीन युवा अभिनेता जल्दी चला गया। मनोरंजन की दुनिया में सुशांत के सफर ने कई लोगों को प्रेरित किया। यस, ये वह कई यादगार अभिनय पीछे छोड़ गए हैं, उनके निधन से सदमे में हूं। यस, एंड मेरी संवेदना उनके परिजनों और शुभचिंतकों के साथ है। ओम शांति। तो कुल मिलाकर ऐसे लोगों का जाना, कहीं ना कहीं दूसरे जो लोग रहते हैं जो जिंदगी में खुद हारे हुए हैं या डिप्रेशन में हैं, तो वो जब लोग ऐसे कदम उठाते हैं, बड़े लोग, तो उनकी कॉपी करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के लिए एक गलत तरीका है, गलत मैसेज है। तो ऐसा बड़े जो लोग करते हैं, कुछ स्टार वगैरह, तो इससे जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें गलत संदेश जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज। तो ये न्यूज थी जो सैड न्यूज है, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, इसको पेज नंबर 7 पर देखेंगे हम कि नेपाल के उच्च सदन ने नया नक्शा जारी कर दिया है। लेकिन आगे हम इसको पढ़ेंगे, आगे हम इसको देखेंगे अच्छे से कि क्या मामला है। यहां पर जांच बढ़ाने में पकड़ में आएगा कोरोना का संक्रमण, तो जांच बढ़ाएंगे। पेज नंबर 2 पर दिल्ली से संबंधित न्यूज है, तो इसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे। पेज नंबर 3 पर अभी यहां पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। पेज नंबर 3 ऐसी कोई डिस्कशन के लायक न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। पेज नंबर 4 कोरोना की चुनौती, तो यहां पर भी ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। पेज नंबर 5 कोरोना से निपटने
देंगे सस्ते वेंटिलेटर, ड्रोन, डिजिटल ओले। ये कोई काम की न्यूज नहीं है, ये लगातार चल रही है। क्या बोलते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं और योजनाएं गवर्नमेंट बनाती रहती है कि ये करेंगे, ये फलाना करेंगे, दिखाना करेंगे। तो ये जस्ट क्या है कि जब वो क्या बोलते हैं ना कि जब आग लग जाती है तो कुआं खोदने वाला, ये हमारा सिस्टम जो है इंडिया में वो बहुत डेंजर है। हम क्या करते हैं, क्राइसिस प्लानिंग करते हैं। जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद हम प्लान करना स्टार्ट करते हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग करके नहीं चलते। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा एक ही अनुरोध है कि फ्यूचर में आप फ्यूचर प्लानिंग करके चलें, क्राइसिस प्लानिंग ना करें। क्राइसिस कभी भी आ सकती है। हमको कोरोना वायरस से संबंधित वेंटिलेटर्स चाहिए। अरे हमारी 1.25 अरब जनसंख्या है, क्या उसके लिए कुछ वेंटिलेटर्स की जरूरत नहीं थी? हमारे पास वेंटिलेटर्स इतने होने चाहिए कि 1.25 अरब जनसंख्या में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इतने वेंटिलेटर्स तो होने चाहिए। वेंटिलेटर्स भी हम बाहर से क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। सो ये क्या है, बहुत दुखी वाली बातें हैं। चलिए पेज नंबर 6, यहां पर उत्तर प्रदेश में राज्य प्रति कोई काम की न्यूज नहीं, यहां पर कोई काम की न्यूज नहीं है पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 7 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेपाल के उच्च सदन ने किया नए नक्शे वाले संविधान संशोधन का समर्थन। हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि नेपाल जो है, अगर मैं इस पूरा जो न्यूज है इसको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। हमने पहले भी डिस्कशन किया था, यहां से अब मैं आपको इसको पूरा बता देता हूं। यस, तो काफी लोग कई बार बोलते हैं कि सर आपका जो न्यूज है वो हमको दिखा नहीं पूरा, तो ये आप देख लीजिए। यहां से हम जो भी पॉइंट्स दिखेंगे वो यहां करेंगे। चीन की सैन्य में पहली बार भारत के साथ विवाद खड़ा कर रही है चीनी सरकार, मीन्स नेपाल सरकार। तो नेपाल के सरकार ने क्या किया कि उच्च सदन, पहले निम्न सदन, अब उच्च सदन ने भी इसको पास कर दिया है, तो इसके समर्थन में चर्चा की है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है यहां पर कि विशेषज्ञों का क्या कहना है कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट सरकार चीन की सह पर पहली बार भारत के साथ सीमा विवाद खड़ा कर रही है, तो ये इंडिया के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब इससे पहले क्या है, शनिवार को जो नेपाल की संसद थी उसके निचले सदन के सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों ने देश के नए नक्शे को लागू करने के लिए एक सुर में संविधान में संशोधन का समर्थन किया था। और एक नए नक्शे में क्या किया है कि भारत के जो उत्तराखंड राज्य में आने वाला जो है लिपुलेख, कालापानी एंड लिम्पियदरा को नेपाल का हिस्सा बताया है। दैट्स इंपॉर्टेंट। भारत सरकार को नेपाल का यह रुख कतई मंजूर नहीं है। निचले सदन के 275 नेपाली सांसदों ने, सदन में मौजूद सभी 258 सांसदों ने संविधान में संशोधन का प्रस्ताव का जो था उसका समर्थन किया है। तो ये एक इंडिया के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, कौन? नेपाल। तो यहां से एक जो हमारा पॉइंट है उसको समझना आप। अब यहां समझना, यहां पर जो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है कि किसने क्या कहा, वहां के संसद में किसने क्या कहा, क्या बोला, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट वो क्या है कि तनावग्रस्त कब हुए। ये उल्लेखनीय है कि भारत और नेपाल के संबंध तनावग्रस्त हुए, इसके पीछे रीजन क्या है। तो यहां पर ये तनावग्रस्त कब हुए कि यहां पर नेपाल, भारत एंड नेपाल, इसके संबंध में तनावग्रस्त कब हुए, जब जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ साहब ने क्या किया कि 8 मई को लिपुलेख दर्रे को 80 किलोमीटर लंबी एक रणनीतिक सड़क है उत्तराखंड में, उसको धारचूला से जोड़ने का काम किया। तो ये सड़क हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि ये पूरा मामला क्या है। इसमें देखना यहां पर क्या है पूरा मामला। अगेन, नया नक्शा कमजोर कर रहा है रिश्तों की डोर। तो ये क्या रिश्तों की डोर है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी में कभी भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है क्या कि नेपाल की संसद ने नक्शे में बदलाव के लिए पहाड़ पर खींची गई जिस नई लकीर पर मुहर लगाई है वह देश के मैदानी इलाकों में दरार का कारण बन सकती है। हमारे यहां रोटी बेटी का रिश्ता है, साथ में ही लगभग 22 जिलों में हमारे लगभग 1 करोड़ मधेसी जो नागरिक हैं, वो इंडियन नागरिक है, वो भी नक्शे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लिपुलेख, कालापानी एंड लिम्पियदरा इस मुद्दे पर उपजे तनावों को लेकर असर नेपाल और चाइना की जो सीमा है उस पर भी नजर आ रहा है। तो ये सभी प्रॉब्लम है। अब हम चलते हैं कि इस पूरे मामले के पीछे कहानी क्या है।
ऐसे क्या प्रॉब्लम आई है जिसके कारण स्टार्ट हुआ है पूरा मामला। तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर समझना, यहां पर पूरा मामला क्या है कि यहां पर है सिक्किम, यहां पर क्या है सिक्किम, हमने कल भी डिस्कशन किया था इसका, हमने कल भी डिस्कशन किया था कि यहां पर है सिक्किम ऊपर। सिक्किम हम पहले क्या करते थे कि जब कैलाश मानसरोवर यात्रा करते थे तो हम सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है, सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है, यहां से हम एंट्री मारते थे, यहां से हम एंट्री मारते थे, सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है यहां से एंट्री मारकर हम इस रूट से जाते हुए, हम इस रूट से पूरा कहां चले जाते थे, कैलाश मानसरोवर। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, कैसे हम कोई एक नया रास्ता खोजें, हम एक नया रास्ता खोजें जिसके फलस्वरूप हम डायरेक्टली यहां से ऐसा कोई रास्ता हो, और हमारे पास रास्ता था भी। हमने सोचा कि यहां पर हमारा उत्तराखंड का रीजन है, यहां से होते हम डायरेक्ट, यहां पर लिपुलेख पास है, यहां से होते हम कहां पहुंच सकते हैं, कैलाश मानसरोवर। इसी को सोचकर इंडिया ने क्या किया, जो यहां पर धारचूला डिस्ट्रिक्ट है किसका, नेपाल का, यहां पर नेपाल की बाउंड्री है, इसको समझना, यहां पर पूरा नेपाल का बाउंड्री है, ये इंडिया है यहां पर, एंड यहां पर है चाइना, यहां पर चाइना, तो ये समझना यहां पर पूरा चाइना है। यहां पर से हमने ये अगर बाउंड्री देखो तो ये नेपाल की बाउंड्री है, यहां पर ये इंडिया की बाउंड्री, एंड ये ऊपर नेपाल चाइना। हमने क्या किया, हमने धारचूला जो डिस्ट्रिक्ट है यहां से सड़क बनाते हुए, धारचूला डिस्ट्रिक्ट किसका है, नेपाल का पार्ट है, और यहां से पास से होते हुए हमने मेन जो प्रॉब्लम हो इसकी, यहां कालापानी रीजन, इस रीजन में हमने क्या बना दी, सड़क बना दी, ये वाली जो सड़क है यहां पर, और ये सड़क बनाकर हम कहां ले गए, कैलाश मानसरोवर। इसी को लेकर चाइना चिढ़ गए, जो नेपाल है वो चिढ़ गया कि ये तो डिस्प्यूटेड एरिया था, ये तो मेरी जमीन है। अब जो अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल क्या कहता है, नेपाल को अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट में बांटे तो वेस्टर्न में इसका धारचूला डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर एक काली रिवर बह रही है, काली रिवर। इस काली रिवर को ओरिजिन इंडिया मानता है कि इंडिया इसका ओरिजिन यहां पर है, यहां पर, और नेपाल मानता है ये है इसका ओरिजिन यहां से। तो ये जो ओरिजिन दिखा रहा है इस अनुसार इधर का पार्ट इंडिया का, इधर का पार्ट मेरा, ऐसा बोलता है नेपाल। किसके तहत, एक सुगोली ट्रीटी हुई थी, सुगोली ट्रीटी 1816 में, उसके अनुसार काली नदी जो है, काली नदी यहां से बह रही है, इंडिया मानता है यहां से बहती हुई है। अब इसका रीजन क्या है कि इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, काली रिवर की, काली रिवर की सहायक नदी है, यहां से पूरी नदी एक साथ होती है, लेकिन सहायक नदियां यहां से निकलती, एक नदी यहां से निकलती है और एक नदी यहां से निकल रही है। तो यहां से जो नदी निकल रही है इसको नेपाल कहता है कि यहां से सहायक नदी, ये है ओरिजिन किसका, काली रिवर का, जो आगे काली रिवर पूरी बह रही है इसका इधर वाला पार्ट नेपाल, इधर वाला इंडिया। लेकिन यहां पर डिस्प्यूट है, इंडिया मानता है यहां से निकल रही है, जबकि नेपाल मानता है यहां से, और ये पूरा प्रॉब्लम है। इसलिए जो लिम्पियदुरा है, लिपुलेख पास, एंड ये जो पूरा कालापानी रीजन है, इसको अपने नक्शे में दिखाया किसने, नेपाल ने, और यही डिस्प्यूट का पार्ट हो गया दोनों देशों के बीच में। तो दैट्स इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वहां पर, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, चलो यहां पर पेज नंबर जो हमने देखा, पेज नंबर 7, वहां पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। पेज नंबर 8 पे हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि आत्मनिर्भर भारत क्या था, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और उसमें यह कहा गया था कि वोकल फॉर लोकल, ये भी हमने देखा था, वोकल फॉर लोकल, जिसमें क्या कहा गया था कि हम कैसे भी हमारे जो सामान है वोकल फॉर लोकल में क्या कहा गया था कि हमारे जितने भी सामान हैं उनको हम क्या करें, उनको हम वर्ल्ड लेवल पर वोकल फॉर लोकल करें। मींस हमारे जो सामान हैं उनको वर्ल्ड लेवल पर हम पहुंचाएं, तो यहां पर आत्मनिर्भर भारत जो था उसमें वोकल फॉर लोकल, ये प्रधानमंत्री साहब के द्वारा एक नारा दिया गया। वोकल का मतलब होता है कि उसको प्रसार करें, हम बोलें, सभी लोगों को बताएं, और लोकल मीन्स जो हमारा परंपरागत जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो कोई सी भी साड़ियों का उद्योग हो, चाहे हमारा लकड़ी उद्योग हो, ये सभी इनको हम एक्सपोर्ट करें, और जो हमारा इंपोर्ट है, जो निर्यात है, उसको हम क्या करें, कम करें कैसे भी। तो ये क्या था कि हम जो इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उस इंपोर्ट की जगह हम क्या करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे। साथ में जो हमारी जो आयात पर निर्भरता उसको हम कम करें। इसी को क्या बोल रहे हैं हम, आत्मनिर्भर भारत।
तो उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो हमने ऑलरेडी हमने कई बार इसके ऊपर डिस्कशन किया है ऐसे पूरे आर्टिकल के ऊपर। तो आप पढ़कर इसको देख सकते हो, पढ़कर एक बार देख सकते हो। यहां पर सुनियोजित हिंसा का भयावह दृश्य, दिल्ली में जो एक बार पूरा यहां पर काफी मात्रा में हिंसा हुई थी दो समुदाय के बीच में, उसको लेकर लिखा हुआ है। यहां पर हो गया कंप्लीट, पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, तो अगेन वो सेम टॉपिक है, तो हम यहां नहीं देखेंगे। आत्महत्या की नहीं है समस्या का समाधान, इसके बारे में हम डिस्कशन जरूर करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी निर्माण ग्रिड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गई है कि कैसे हम जो एक ग्रिड है, जैसे हम देखा होगा कि गांवों में राज्यों में फैली हुई रहती है, हम क्यों ना ऐसी ग्रिड पूरे वर्ल्ड में फैला दें और आपस में लोग बिजली का आदान प्रदान करें। हमारे लिए जो इस पूरे एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे लिए जो इस एडिटोरियल में पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, उसको हम देखेंगे। हमारे लिए जो पूरा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि हम क्या देखेंगे इसमें। यहां पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो यहां पर ये भी देखेंगे कि वन बेल्ट वन रोड क्या है, ठीक है, ये क्या है और इसके पीछे रीजंस क्या है। इसी कारण इंडिया भी सोच रहा है कि हम एक पूरे वर्ल्ड में एक ग्रिड बना दें, मींस सारे वर्ल्ड को एक ग्रिड से जोड़ दें ताकि बिजली का आदान प्रदान हो। तो यहां पर ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट करने का पूरा प्लान है। कितना इसमें क्या होगा, कौन पैसा कितना देगा, ये सभी यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जब बनकर आ जाएगा तब हमारे लिए काम करेगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वर्ल्ड सोलर बैंक के जरिए तीसरी दुनिया के देशों में ऊर्जा सुरक्षा प्रदाता की अपनी भूमिका में स्वतंत्र तरीके से बिना किसी हस्तक्षेप के निभा सकता है। हम यहां देखेंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। एक हमारा पॉइंट ये रहेगा, एक हमारा जो पॉइंट रहेगा वो क्या है, यहां पर समझना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो वन बेल्ट वन रोड क्या है, यहां पर समझना कि चाइना ने क्या किया, वन बेल्ट वन रोड की पहल के अनुसार विश्व के सभी देशों में पावर ग्रिड का नेटवर्क बिछाने के लिए और तेल और प्राकृतिक गैस की गहरे समुद्री बंदरगाहों का नेटवर्क बनाने पर जोर दिया है। ऐसे में भारत के लिए भी जरूरी है कि वो इस दिशा में काम करे, और भारत ने जापान के साथ मिलकर अफ्रीकी महाद्वीप में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का गठन का उद्देश्य साथ किया है, दोनों ने मिलकर। अब यहां पर देखते हैं हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था माय डियर फ्रेंड्स, वो था एससीओ। उससे पहले हमारे लिए एक जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कभी भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है और स्टेट पीसीएस में भी। ये देखते हैं क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन इसे कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। तो इसके बारे में देखना है क्या है ये पूरा क्या है मामला। यहां पर देखना अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, ये जो है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने 2015 में COP21 हुआ था, मिस पेरिस समझौता हुआ था, उसके तहत मिस जो यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसको बोलते हैं UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। तो UNFCCC का एक समझौता हुआ था। इस समझौता लागू कब हुआ, दिसंबर 2017 में। इस समझौते में यह कहा गया कि हम एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में स्थित है, और यह ऐसी पहली अंतरराष्ट्रीय अंतर राज्य संधि है जिसका मुख्यालय क्या है, भारत में। मींस यूनाइटेड नेशन की मतलब यूएनओ जो है उसकी ऐसी पहली संस्था है जिसका मुख्यालय कहां पर है, इंडिया में, और वो भी कहां, गुरुग्राम। तो ये याद रखना। इसका उद्देश्य क्या है कि सौर ऊर्जा से परिपूर्ण जो देश हैं वो एकजुट हों और सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दें। बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पादन के कारण इसकी उत्पादन लागत में कमी आएगी और सौर ऊर्जा उत्पादन के सदस्य देशों में अनुसंधान और विकास के लिए कार्य कर सकेंगे। तो ये समझना, सौर ऊर्जा की जो आसपास जितने भी देश हैं इसमें देखेंगे कौन से देश। उद्देश्य क्या है कि संयुक्त प्रयासों से हम क्या करेंगे, सौर ऊर्जा का उत्पादन उसको बढ़ाएंगे, साथ में तकनीकी जो उपकरण है उनकी लागत कम करेंगे। 2030 तक हम लगभग $1000 अरब का निवेश करेंगे इसके लिए। और मकर रेखा
और कर्क रेखा के बीच में जो 121 देश शामिल हैं वो इसमें शामिल हैं, ना कि पूरे वर्ल्ड के देश। यहां समझना, अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है तो यहां पर क्या है, विषुवत रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा। ऊपर क्या है, यहां पर मकर रेखा और नीचे क्या है, कर्क रेखा। तो यहां पर क्या है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहां 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये जो दो है नॉर्थ और साउथ में, इन दोनों के बीच में जो देश स्थित हैं, यहां पर क्या है, सूर्य जो है, सूर्य जो यहां विषुवत रेखा के आसपास जब चक्कर लगाता है पूरी पृथ्वी की चारों तरफ, तो यहां पर सीधी रेखाएं पड़ती है, सीधी रेखाएं पड़ती है। तो इसके बीच में जो देश है, इसके बीच में जो देश है दोनों तरफ, वो लगभग 121 देश हैं जहां पर सूरज की किरणें तेजी से पड़ती है। तो इन्हीं को मिलाकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन बनाया गया, ताकि बिजली पर, सौर ऊर्जा पर आधारित जो ऊर्जा है उसकी पूर्ति हम सभी देशों में कर सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसका भी याद रखना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकमात्र ऐसा सोलर अलायंस है जिसका मुख्यालय कहां पर है, इंडिया में। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में आ चुका है डायरेक्टली कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन कौन से देश शामिल है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। 2 स्टेटमेंट बना दिया था यूपीएससी ने, तो ये सभी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे कि वन बेल्ट वन रोड क्या है, वन बेल्ट वन रोड क्या है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर इसको समझना, ये क्या है पूरा, वन बेल्ट वन रोड जो हमने देखा था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर वन बेल्ट वन रोड। इसमें क्या है कि जो चाइना है, अगर चाइना यहां पर है तो चाइना सभी यूरोपियन देश, सभी अफ्रीकन देश, चाहे मध्य एशिया के देश हो, चाहे यहां एशियन देश हो, या फिर हिंद महासागर के आसपास जितने भी देश हो, अफ्रीका के देश हो, उन सभी के साथ रोड के द्वारा, पोर्ट के द्वारा, जो जलियान है उनके द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाएगा, बिजली की इलेक्ट्रिसिटी पाइपलाइन बिछाएगा, नेटवर्क बिछाएगा, किसका, नेट का, इंटरनेट का जाल, ये सभी बिछाकर अपना चारों तरफ क्या करेगा, अपने की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, ताकि उसका व्यापार, इकोनॉमिक जो व्यापार है वो बढ़ सके, इकोनॉमिक व्यापार क्या उसका बढ़ सके चाइना का। तो इसी को बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड। अब जब चाइना खुद कर रही है ऐसा, तो इंडिया को भी करना चाहिए, सभी देशों के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रिड बनाने की सोच रही है बिजली का, ताकि हम भी एक ऐसा ग्रिड बना सके जो वर्ल्ड लेवल पर बिजली जो है वो कहीं पर भी पहुंचा सके, कहीं पर भी पहुंचा सके। उसी को लेकर इंडिया ने ये प्रावधान रखा है कि हम वर्ल्ड लेवल का, एक ग्लोबल लेवल का ग्रिड बनाएं, साथ में एक सोलर बैंक भी बनाएं वर्ल्ड लेवल की, ताकि जो लोगों को जरूरत है बिजली का उसका आदान प्रदान किया जा सके। छोटे उद्योग लगाए बड़ी छलांग, यहां पर सिर्फ हमको क्या याद रखना है डियर फ्रेंड्स, यहां पर जब आप पढ़ोगे तो आपको क्या याद रखना है, एमएसएमई। तो एमएसएमई के बारे में पहले भी हमने डिस्कशन किया था। एमएसएमई लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, ये देश की रीढ़ की हड्डी कही जाते हैं। कुल मिला के यहां पर आपको क्या याद रखना है, एक डाटा याद रखना कि निर्यात में जो एमएसएमई है उसकी हिस्सेदारी 45% है, जबकि जीडीपी में इसका योगदान 25% है। तो दोनों डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहां पर हमने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की इसको सहायता दी गई है, ताकि ये प्रॉब्लम में जो फंसे हुए हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। और यहां पर इनको जो 3 लाख करोड़ रुपए की जो सुविधा दी जाएगी है, ये पैसा इनको गारंटी मुक्त कर्ज देगा। मींस कर्ज लेते समय इनको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी तरफ से गारंटी कौन देगी, सरकार। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें सभी चीजें कौन सी आती है, जैसे अगर याद देखें तो यात्री वाहनों बेचने वालों के मामले में महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये सभी मोबाइल हैंडसेट, कंप्यूटर ड्यूरेबल्स। उसके अलावा इस समय दुनिया में जैसे फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट, रत्न, लेदर प्रोडक्ट्स, ये सभी भी एमएसएमई के अंदर आते हैं, मिनिमम जो उद्योग है। बहरहाल भारत ने नए आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में एमएसएमई को बड़ी राहत दी है। तो ये सभी हमको बस केवल 3 लाख करोड़ का याद रखना है। एमएसएमई क्या होता है हमने पहले देखा था कि इसमें डिपेंड करता है कि एक करोड़ रुपए का निवेश हो, या फिर 5 करोड़ का उसका टर्नओवर हो, तो उसको बोलते हैं हम लघु, सूक्ष्म, माइक्रो। फिर स्मॉल किसे बोलते हैं, उसमें बोलेंगे हम फिर अगेन कि 5 करोड़ एंड यहां पर कुछ, वहां पर फिर दायरा है लगभग 10 करोड़ का। तो ये डिपेंड करता है, यहां पर ज्यादा मैक्सिमम जो
टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज्यादा नहीं जा रहा है। तो ये जो दायरे हैं बनाए गए हैं कि कितना करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना करोड़ का निवेश होना चाहिए किसी कंपनी में, तब जाकर उसको बोला जाता है एमएसएमई। तो वहां यहां मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो है 100 करोड़, मींस मैक्सिमम जो उसका टर्नओवर है वो है 100 करोड़। अगर 100 करोड़ तक की कोई कंपनी है तो उसे हम एमएसएमई के अंतर्गत दायरे में शामिल करते हैं। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, इसको क्रॉस चेक कर लेना कि अभी हाल ही में इसमें चेंज भी हुआ है, हो सकता है कि इसको 50 करोड़ हो मैक्सिमम सीमा, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है इसमें मैक्सिमम जो सीलिंग है वो है 100 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ रुपीज। एक बार मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, अगर मुझे कंफ्यूजन रहा तो वहां पर पिन कर देंगे। अगर कोई भी इसमें डाउट रहा, अगर इसमें कोई करेक्शन रहा तो हम वहां पर इसको कर देंगे। यहां पर देखना, ये जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक हम देखेंगे यहां पर नेफेड। नेफेड क्या है ये हम देखेंगे। एक हमारा टॉपिक यहां से रहेगा पेज नंबर 10 से नेफेड, एंड पेज नंबर 11 पर वही जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के कारण कई जगह प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है यहां पर कि वापस जो चाइना में बीजिंग में कुछ केसेस दर्ज किए गए हैं, तो चाइना में वापस ये जो कोरोना वायरस है वो बढ़ सकता है। अगेन हम यहां चलते हैं तो पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पर हमारे लिए कोई ऐसी न्यूज नहीं है। पेज नंबर 14 पर यहां पर हम संघाई सहयोग संगठन, आज ही के दिन 2001 में एससीओ का गठन हुआ था संघाई, और इसी के साथ हमारी न्यूज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा कि टेंशन वगैरह को कैसे कम करें, टेंशन वगैरह को कैसे कम करें, जो सुसाइड वगैरह की जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसका कैसे सॉल्यूशन करें, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहां पर समझना पहले नफेड क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहां समझना। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है नफेड की। यहां कभी भी यूपीएससी और आपकी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है, यहां समझना है क्या है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड नफेड, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1958 में, और ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस बहुराज्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस सहकारी समिति है, समझना इसको। ये इसका काम क्या है, ये काम क्या करती है, प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जो सहकारी बाजार है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग है उसको बढ़ावा देती है, मींस सहकारी जो बाजार है उनको बढ़ावा देती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, ताकि किसानों को क्या हो, इसका फायदा मिले। और इसमें जो कंपोजिशन है, इसका जो मेन कंपोजिशन है, इसमें कौन शामिल है, एग्रीकल्चर फार्मर्स इसके मेंबर रहते हैं, किसके, नाफेड के मेनली, और दे हैव टू अथॉरिटी टू से इन द फॉर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द जनरल बॉडी इन द वर्किंग ऑफ नाफेड, और इनके पास ये अथॉरिटी रहती है, हु हैव द अथॉरिटी टू से इन द फॉर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ जनरल बॉडी इन द वर्किंग ऑफ नाफेड। उनके पास ये अथॉरिटी रहती है कि वो जब मेंबर हैं तो इसकी वर्किंग में कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं नाफेड में। इसका ऑब्जेक्टिव मेन क्या है कि ऑर्गेनाइज, प्रमोट, डेवलप, मार्केटिंग, मतलब बाजार में फसलों को बेचना, प्रोसेसिंग में प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, और स्टोरेज में सब भंडारण किसका, चाहे एग्रीकल्चर क्रॉप हो, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो मींस फल हो या सब्जियां हो, चाहे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो, चाहे मींस लकड़ी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, कोई मशीनरी हो, इंप्लीमेंट हो, या कोई अदर इनपुट हो सकते हैं जैसे खाद बीज वगैरह। अंडरटेक इंटर स्टेट मींस एक राज्य से दूसरे राज्य में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड का, ये सभी काम करती है कौन, नाफेड। तो नाफेड हमारे राज्यों के बीच में क्या करती है, या बाहर भी राज्यों के बीच में क्या करती है, ये जो हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग या फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनके मार्केटिंग के लिए, उनकी प्रोसेसिंग के लिए और स्टोरेज के लिए काम करती है। तो ये याद रखना कि एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में सहकारी समिति है क्या, नाफेड, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक जो लास्ट हमारा चैप्टर है वो है, मींस लास्ट टॉपिक है वो एससीओ, संघाई। आज ही के दिन 2001 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना हुई। क्या था इसका मेन मकसद, यूरेशियन राजनीति, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व बनाए रखना। 15 जून 2001 में संघाई में इसकी स्थापना हुई थी। 2001 में क्या हुआ था, संघाई की स्थापना से पूर्व इसका नाम क्या था, संघाई 5 के नाम से जाना जाता था पहले, ही संघाई 5 के नाम से। पहले इसमें कौन कौन सदस्य थे, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान
और इसी को जाना जाता था संघाई 5। तो समझना क्या था पूरा मामला। यहां पर क्या है ये समझना कि पहले ये बना 1996 में, ये क्या बना, संघाई 5 के नाम से बना। फिर 2001 में क्या हुआ, इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हो गया, 2000 में, और इसका नाम बदलकर एससीओ रख दिया आज के दिन। तो मेनली जो एससीओ कब आया, 2001 में, लेकिन इसकी पूर्व की जो संस्था थी उसका नाम था संघाई 5। बाद में 2017 में, अब पहले इसमें 5 सदस्य थे, उज्बेकिस्तान इसमें मिल गया तो 6 हो गए। बाद में 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान भी इसमें मिल गए तो टोटल 8 सदस्य हो गए आज की तारीख में। तो अब देखते हैं यहां पर 1996 में संघाई 5 के नाम से इस संगठन की स्थापना विसैन्यकरण की वार्ताओं की श्रृंखला में। विसैन्यकरण का मतलब सेना को कम करें, जो चीन के साथ 4 पूर्व और सोवियत जो गणराज्य की सीमाओं के साथ स्थिरता में किया गया, मींस जो मध्य एशिया के देश थे उनके साथ। 2001 में उज्बेकिस्तान इससे मिल गया तो इसका नाम एससीओ पड़ा। उसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य मिल गए। सदस्य देश की अगर बात करें तो 8 देश इसमें, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। और जो पर्यवेक्षक देश हैं, मींस इनको भी मीटिंग में इनवाइट किया जाता है लेकिन इनको वोटिंग का अधिकार नहीं है, वो है अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। तो ये क्या है, 4 देश। अब यहां पर देना मेंबर स्टेट का कलर कौन सा है, ये वाला। तो यहां पर यह है पूरा रसिया, यहां पर यह है चाइना, यहां पर यह है इंडिया, यहां पर यह है क्या, यहां पर अफगानिस्तान है, लेकिन ये इसका क्या नहीं है, सदस्य। यहां पर याद रखना चाइना, कजाकिस्तान, ये जो पूरा कजाकिस्तान है ये इसका सदस्य कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहां पर किर्गिस्तान, रसिया, पूरा रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहां पर यह है उज्बेकिस्तान यहां इस साइड में, और यहां पर यह है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। और यहां सॉरी ये पाकिस्तान दिखा रखा है यहां, तो ये समझना पाकिस्तान, यहां पर पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, ये है यहां पर ईरान। तो ये समझना। अब अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया, ये जो बेलारूस, यहां पर मंगोलिया, ये यहां पर ईरान और ये अफगानिस्तान, ये सभी इसके क्या है, ऑब्जर्वर स्टेटस। डायलॉग पार्टनर कौन है, गेस्ट अटेंडी कौन है, कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ याद रखना मेंबर स्टेट कौन कौन से इसमें, सदस्य देश और पर्यवेक्षक देश कौन से हैं। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है एससीओ का। यहां से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, ऐसे करके। तो ये सभी हमारे पॉइंट्स थे माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी हमारे पॉइंट्स थे हमारे जिनका हमने डिस्कशन किया। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि कैसे हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। डिप्रेशन कभी भी आ जाता है। डिप्रेशन से बचने के सबसे मेन तरीके हैं। एक फर्स्ट जो आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर इसमें बात करेंगे। सेकंड इसमें आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद गोल। थर्ड जो आती है हमारी डिमांड, और फोर्थ आता है हमारा शेयर। देखो क्या है मामला डियर फ्रेंड्स, डिप्रेशन कब आता है, जब हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो। कई बार क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे दे देते हैं, चाहे वो घर में हो या बाहर के लोग हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको बाहर से मिल जाती है। कई बार हम बाहुबली बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बाहुबली, और हम रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद की बोलते हैं ना कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार लेते हैं, वैसे करके हम रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, मैं कर दूंगा, डोंट वरी। या फिर इसलिए आप क्या करोगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी में कई तरह की आ सकती है। किसी की देखभाल हो सकती है, किसी के पढ़ाने का काम हो सकता है, खुद के पढ़ने के काम का रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, मार्केट से जाकर सामान लाने का डेली रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, जॉब का रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। तो ये कई तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पूरी लाइफ में। तो मेरा कहना यह है कि लाइफ में कम से कम रेस्पॉन्सिबिलिटी रखो, कम से कम। जितनी कम रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी उतनी ही आपकी लाइफ आसान रहेगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अननेसेसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पालो। यहां रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ अच्छी है, जैसे पढ़ने की है तो पढ़ो मस्ती से, लेकिन अननेसेसरी का रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका कोई चाहता है कि आप इंजीनियर बनो जबकि आपकी इच्छा है डॉक्टर बनने की, तो क्यों ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। मीन्स ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पानी है जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो ये थोड़ा सा सावधानी रखना है। सेकंड, गोल। जब भी आप गोल फिक्स करो तो आपका गोल जो होना चाहिए वो पहले से डिसाइड होना चाहिए। उस गोल के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, उस गोल के अनुसार काम करो।
अगर आपको लगता है कि वो गोल आपके लिए पाने लायक नहीं है, आप उसके नहीं पा सकते, तो अननेसेसरी उसमें टाइम खराब ना करें, क्योंकि पहले से आपने गोल ऐसे बना लिए जो आप पा नहीं सकते, तो हो सकता है कि आप बाद में असफल हो और फिर बाद में आपको दुख हो। हाँ, यहां पर एक दिमाग में पहले ही बिठा लो कि चलो मैं प्रयास तो करता हूं, अगर फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं टेंशन नहीं लूंगा। अगर ऐसा सोचकर आप काम कर रहे हो तो बेटर है। डिमांड डिमांड में आपको क्या करना है, अपनी डिमांड कम से कम रखनी है माय डियर फ्रेंड्स। कहीं पर नए नए कपड़े, नई घड़ियां, नए नए कोई भी शौक पाल लिए, उसके कारण अगर आपकी डिमांड कंप्लीट नहीं हो रही है, आपने सोच लिया कि मैं 20,000 का मोबाइल लूंगा, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो डिमांड आपकी पूरी नहीं हो रही, तो आपका जो माइंड का पीस है वो खराब हो जाएगा। आए दिन झगड़े, आप अपनी जो पीस है उसको खो दोगे। तो डिमांड है उतनी कम रखोगे, चाहे आपके पास बेशक कितना भी पैसा हो, डिमांड कम रखो। और शेयर शेयर मीन्स यहां पर आपकी कोई भी बात हो तो आप फैमिली के साथ बताएं, अगर फैमिली उस लायक नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स को बताएं, और फ्रेंड्स भी उस लायक नहीं है तो आप डॉक्टर को बताएं, और डॉक्टर भी इस लायक नहीं है तो आप खुद से बात करें, खुद से बात करें, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। तो ये आपके पास एक पूरा दायरा है जहां पर आप बात कर सकते हो किसी से, और आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है कि हमको दिमाग में लगता है कि ये प्रॉब्लम मैं किसी को बता नहीं सकता, ये तो बहुत डेंजर वाली प्रॉब्लम है, लेकिन आपको खुद को लगता है ऐसा, कोई कुछ ऐसे समझदार लोगों को आप उस बात को शेयर कर सकते हो जो आपको मजाक ना उड़ाए, उस बात को सीरियस लें और आपका उसका गलत फायदा ना उठाएं। ऐसे लोगों को आप शेयर कर सकते हो, ऐसे लोगों को आप शेयर कर सकते हो। शेयर करने से आपकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सोल्व हो सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं माय डियर फ्रेंड्स, और आराम से मस्त रहकर प्रिपरेशन करो माय डियर फ्रेंड्स। आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, अगर नहीं भी सिलेक्शन होता कहीं पर, तो भी आपने कुछ अच्छा तो सीखा है, कुछ अच्छा तो सीखा है, आपने एक अच्छा इंसान तो बनना सीख लिया। जब आपको यूपीएससी के दौरान या स्टेट पीसीएस के दौरान जब नॉलेज बढ़ती है, तो आपका जो बिहेव है, आपका जो व्यवहार है, वो परिवर्तित हो जाता है, व्यवहार करने का तरीका नॉलेज के साथ। तो नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, न कि आईएएस इज द पावर, कलेक्टर इज द पावर, आईपीएस इज द पावर, ये पावर नहीं है, नॉलेज इज द पावर। आपके पास अगर अच्छा नॉलेज है तो आप कहीं पर भी कुछ भी झंडे गाड़ सकते हो। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर कह रहा हूं, नॉलेज के पीछे भगिए, नॉलेज के पीछे भागो, सफलता अपने आप झक मार के आपके पीछे आएगी। और किसी टाइप का कोई टेंशन नहीं लेना है, कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, इन सभी दायरों से बाहर निकलो, इन सभी दायरों से बाहर निकलो कि समाज में वो मेरा बदनामी हो जाएगा, मेरा बच्चा वहां पढ़ रहा है, मैं वहां पढ़ रही हूं, मेरे माता पिता का नाम बदनाम हो जाएगा। ये सभी फालतू की बातें हैं, इनके बारे में सोचकर अपना बेवजह दिमाग खराब ना करें, अपने आप को मैच्योर बनाएं, मैच्योरिटी लेवल पर लेके जाओ। और ये सब जो बातें हैं फालतू की समाज की, कि समाज ये कहेगा वो कहेगा, इनसे बाहर निकलो। कौन समाज, अरे आप ही समाज हो, यू आर द सोसाइटी। तो अपने आप को सोसाइटी मानो, अपने आप को पूरा वर्ल्ड मानो कि मैं हूं जो हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इस टाइप की थिंकिंग रखो कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मीन्स सब कुछ मुझी में समाया हुआ है, मेरी थॉट्स, जितना भी मेरे कंट्रोल है माइंड का, या फिर दूसरे लोग मुझे उस लेवल पर नहीं लेकर जाते। अगर पॉजिटिव चेंज लाते हैं दूसरे लोग तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स लाते हैं तो ऐसे लोगों से तो दूर रहो, ऐसे लोगों से तो दूर रहो और मस्त रहो। तो इसीलिए अपने आप को बेहतर रखो, स्टे सेफ, और अपने आप की सुरक्षा, और लगातार पढ़ते रहो यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, विदाउट एनी टेंशन। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर हो सके, आज तक शायद आपने देखा होगा मेरे साथ, आप काफी दिनों से जुड़े हुए हो, मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इन बातों में अपना ध्यान नहीं है, लेकिन अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि इन वीडियोज का ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास अगर ये पहुंचेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा हो, अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा हो, उसके कारण भी डिप्रेशन में हो कि मैं कहां से पढ़ूं, दैनिक जागरण मिल नहीं रहा, कौन समझाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो कम से कम उसकी मर्जी, वो देखे या नहीं देखे, लेकिन कम से कम एक बार आप सभी को शेयर जरूर करें, एक बार आप शेयर जरूर करें। तो ऐसा काम जरूर करें माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी के साथ आज हम इस सेशन को समाप्त करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 15 जून 2020 दैनिक जागरण डिस्कशन, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स।